सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ और कुशलतापूर्वक होंगे। आज के समय में विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो अत्यंत दुखद हैं वह चारों तरफ फैल रही हैं। एक तो कोरोना का माहौल और दूसरा जो अभी अभी एक घटना हुई, एक युवा कलाकार सुशांत राजपूत के निधन की खबर सुनकर सबका मन उद्वेलित और परेशान हो गया। बेटा, कभी न कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लोगों को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। उन्हें लगता है कि सारे दुख और तकलीफ़ें उनके ही भाग्य में क्यों, वे ही इतने कमज़ोर क्यों हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। चलो, पढ़ाई के साथ ही मैं आपको एक महात्मा बुद्ध की प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। महात्मा बुद्ध एक बार किसी नगर में गए थे। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता अपनी समस्याओं का हल लेकर के ही वापस आता। उसके चेहरे पर अपार प्रसन्नता होती। उसी रास्ते पर एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता और रोज़ आने जाने वालों को देखता और सोचता, आखिर ऐसा क्या है महात्मा बुद्ध में कि जो भी उनके पास दुखी होकर जाता है प्रसन्न होकर लौटता है। एक दिन उसकी बारी आई। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिनों से तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है, मैं सड़क पर ही सोता हूँ, इत्यादि बातें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हारे पास मुख और स्वर है, तुम चाहो तो अपनी मीठी वाणी बोलकर अनेक लोगों का दुख कम कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ और पैर भी हैं, जिससे तुम किसी की भी मदद कर सकते हो और इनके सहारे विभिन्न कार्य करके स्वयं और दूसरों का पेट भर सकते हो। तुम्हारे पास एक दिमाग है, जिससे तुम जितने अच्छे विचार पैदा करना चाहो कर सकते हो। जिसके पास इतने उपहार हों वह भला गरीब कैसे हुआ। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी खोई हुई प्रसन्नता वापस मिल गई। संभवतः कहने का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि सकारात्मक सोच के द्वारा हम अपनी नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में हर एक व्यक्ति कभी भी निराश और हताश इतना नहीं होना चाहिए कि वह मृत्यु की बात सोचे, क्योंकि जीवन कुछ नेक काम करने के लिए ही मिला है। उससे कभी हारना नहीं चाहिए। इसी सुविचार के साथ चलिए आज का पाठ जो व्याकरण में निहित है, वाक्य भेद, इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आता है। इसको पढ़ते हैं और इसी कहानी के आधार पर आपको यह रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाने का प्रयत्न करती हूँ। वाक्य क्या होता है? वाक्य मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, वार्तालाप अर्थात बातचीत के लिए हम जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, या यूँ कहें कि हम शब्दों से वाक्यों का निर्माण करते हैं तथा उनमें अर्थ प्रदान करने की शक्ति होती है, उनको हम वाक्य कहते हैं।
का अनिवार्य अंग। वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, जिसे अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट, उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट के नाम से जानते होंगे। पहला उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्रेया गाना गाती है। यहाँ कौन गाती है, किसके बारे में बात की जा रही है? श्रेया। तो श्रेया उद्देश्य हुई। गौरव पढ़ाई करता है। कौन पढ़ाई कर रहा है? गौरव पढ़ाई कर रहा है। तो गौरव के विषय में बात हो रही है, इसलिए वह उद्देश्य है। विधेय अर्थात प्रेडिकेट। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है कि उद्देश्य क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें विधेय कहलाती हैं। उदाहरण, जैसे मोनिका ने पुस्तक लिखी। किसने पुस्तक लिखी? मोनिका ने। तो वो हो गई उद्देश्य। और विधेय हो गया, क्या किया उसने? पुस्तक लिखी। तो उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है कि वो क्या कर रहा है, वो सब कुछ विधेय माना जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उत्सव ने प्रतियोगिता जीती। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? उत्सव के। इसलिए उत्सव उद्देश्य है। और उसने क्या काम किया है? उसने प्रतियोगिता जीती है, इसलिए उसके विषय में बताया गया है, इसलिए ये विधेय है, प्रेडिकेट है। कक्षा 9 में आप लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे और कक्षा 10 में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने हैं। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य भेद होते हैं। सरल अर्थात सिंपल सेंटेंस, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा संयुक्त वाक्य अर्थात कंपाउंड सेंटेंस। वाक्य सिंपल सेंटेंस, जिसे आप इंग्लिश में जानते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि कर्ता इसमें एक या दो भी हो सकते हैं, परंतु क्रिया हमेशा एक ही होती है, वहाँ सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य का उदाहरण, पहला, महात्मा बुद्ध नगर में आए। किसके बारे में बात की जा रही है? महात्मा बुद्ध के बारे में, इसलिए महात्मा बुद्ध उद्देश्य है। और नगर में आए, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? नगर में आए, यह आपका विधेय हो गया। उसी रास्ते पर एक गरीब बैठा था। इसमें किसकी बात की जा रही है? एक गरीब की। तो एक गरीब क्या हुआ? गरीब व्यक्ति हुआ उद्देश्य, और उसी रास्ते पर बैठा था, ये हो गया विधेय। तीसरा देखते हैं। ड्राइवर ने बस बहुत तेज़ दौड़ाया। किसके बारे में बात की जा रही है? ड्राइवर के बारे में। तो ये हो गया उद्देश्य। ड्राइवर ने बस बहुत तेज़ दौड़ाया, ये हो गया विधेय अर्थात प्रेडिकेट। चौथा, इंद्र को किताब दे दो। किसके बारे में बात हो रही है? इंद्र के बारे में। तो इंद्र हो गया उद्देश्य और किताब दे दो, ये हो गया प्रेडिकेट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन सब में एक एक क्रियाएं ही हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। अर्थात क्रियाएं जैसे महात्मा बुद्ध आए, बैठा, दौड़ाए, दे दो, ये क्रियाएं एक एक ही हैं इन वाक्यों में, इसलिए यहाँ पर यह सरल वाक्य है।
संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा, एकत्रित होना या एक साथ। संयुक्त जिन शब्दों में दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि दो वाक्य आपस में जुड़े होंगे परंतु ये दोनों पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाले होंगे। एक एक वाक्य पूरा पूर्ण अर्थ प्रदान करता है और इसी कारण यह संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य के उदाहरण: पहला, बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। यहाँ ध्यान देना है, बिजली नहीं है एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है अंधेरा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए एक समुच्चय बोधक शब्द है, अर्थात इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। बिजली नहीं है ये एक पूर्ण वाक्य है, इसमें दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं लगती। और अंधेरा है भी पूर्ण वाक्य है और इन दोनों को मिलाने का कार्य इसलिए शब्द से किया गया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। दूसरा देखते हैं, कृष्ण को धनुष पसंद है और बलराम को गदा पसंद है। यहाँ कृष्ण को धनुष पसंद है एक पूरा वाक्य है और बलराम को गदा पसंद है ये भी पूरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा, रमा ने बहुत मेहनत की। यह एक पूर्ण वाक्य है। उसको अच्छा परिणाम नहीं मिला, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम परंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपोजिट बातें हो रही हैं। क्योंकि मेहनत की जाती है तो परिणाम अनुकूल मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए परंतु समुच्चय बोधक शब्द या योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथा, कार से चलो ताकि घर जल्दी पहुंच सकें। कार से चलो पूर्ण वाक्य है और घर जल्दी पहुंच सकें ये भी पूर्ण वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ताकि शब्द का प्रयोग किया गया है, कारण बताया गया है, इसलिए यहाँ संयुक्त वाक्य है। राधा नृत्य करेगी पूर्ण वाक्य है। सुधा गाना गाएगी ये भी पूर्ण वाक्य है, परंतु इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए या शब्द से उनका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। अर्थात इसलिए और, परंतु, ताकि, या ये सारे शब्द संयुक्त वाक्य बनाने के काम में आते हैं। मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ या मिश्रित वाक्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। अर्थात इसमें भी दो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों से मिलाकर संयुक्त वाक्य बनते हैं और दो वाक्यों से ही मिलाकर मिश्रित वाक्य भी बनते हैं। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। इसी से पता चलता है कि वह मिश्रित वाक्य है क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, उस पर आश्रित होता है, इसलिए एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य अर्थात एक मेन सेंटेंस होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य अर्थात डिपेंडेंट सेंटेंस होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है। एक के बिना दूसरा वाक्य नहीं लिखा जा सकता। अब मुख्य वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य की क्रिया मुख्य होती है उसे हम मुख्य वाक्य के नाम से जानते हैं। आश्रित उपवाक्य, इसका आरंभ हमेशा समुच्चय बोधक शब्दों से होता है अर्थात कंजंक्शन से होता है, जिसे इंग्लिश में भी आप जानते हैं, जैसे जिसमें, जिसको, जहाँ, की, परंतु, जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनसे वाक्य बनाए जाते हैं।
मिश्र वाक्य के उदाहरण। बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं। दूसरा वाक्य है भारत रत्न मिला। इन दोनों वाक्यों को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं दिखाई देते। बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं, अर्थात कुछ कहना चाहते हैं। आगे की कोई पंक्ति ज़रूर है इसमें। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए भारत रत्न मिला, ये भी पूर्ण वाक्य नहीं हो पा रहा है। किसे मिला ये पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसको जिन्हें शब्द से जोड़ा गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं, ये मुख्य वाक्य है। जिन्हें भारत रत्न मिला ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य पहचानने का ये भी तरीका है कि जहाँ से योजक शब्द या कंजंक्शन जोड़ा गया है वहाँ से वह आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक चश्मा वाला था जो नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। एक चश्मा वाला था, किसके बारे में बात की जा रही है? चश्मे वाले के बारे में, इसलिए ये एक मुख्य वाक्य है। जो नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं देख सकता था, ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसके बिना पूरा वाक्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तीसरा, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है वही योग करें। जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, यह आश्रित उपवाक्य है, लेकिन मुख्य उपवाक्य बाद में भी आ सकता है। जैसे वही योग करें। कौन योग करे? मुख्य बात योग करना है, इसलिए वही योग करें मुख्य वाक्य है। और कौन से लोग करें? जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, यह एक आश्रित उपवाक्य है। यह उसके ऊपर सहारा लिया हुआ वाक्य है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है। चौथा, भगवान बुद्ध के पास जो भी जाता है प्रसन्न होकर आता है। भगवान बुद्ध के पास प्रसन्नता कहाँ प्राप्त होती है? भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास ये वाक्य मुख्य वाक्य है। जो भी जाता प्रसन्न होकर आता है, यह वाक्य आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आश्रित उपवाक्य आता है और इस आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए इनके बारे में जानते हैं। आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि आप ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, या फिर परिवर्तन करने के लिए भी कहा जा सकता है कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो जब भी आप किसी भी वाक्य को, चाहे वो सरल हो चाहे वो संयुक्त हो, जब आप उसको मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो आप तीनों तरीके से बना सकते हैं। संज्ञा उपवाक्य की मदद से, विशेषण उपवाक्य की मदद से और क्रिया विशेषण उपवाक्य की मदद से। जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जब आश्रित उपवाक्य सकर्मक क्रिया का कर्म या अकर्मक क्रिया का कर्ता या पूरक बन जाता है। साधारण शब्दों में यह समझें कि शब्द जोड़कर जिन शब्दों का निर्माण होता है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे मुझे विश्वास था कि सत्य की ही जीत होगी। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि क में छोटी की मात्रा है। मुझे विश्वास था एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है सत्य की जीत होगी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कि
शब्द का प्रयोग किया गया है। पवन ने कहा एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है विद्यालय बंद है। दोनों को जोड़ने के लिए कि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मोहन आएगा सोहन जानता था। सोहन आएगा मोहन जानता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कि शब्द का लोप है, गायब है। सोहन जानता था कि मोहन आएगा, वाक्य ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाक्य को थोड़ा परिवर्तित करके लिखा गया है। अगला देखते हैं। उसने बुद्ध से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। उसने बुद्ध से कहा एक वाक्य और मैं बहुत गरीब हूँ दूसरा वाक्य। इन दोनों को जोड़ने के लिए कि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए कि आश्रित की शब्द हमेशा आश्रित संज्ञा आश्रित उपवाक्य में ही आएगा। ये ध्यान रखेंगे, इसमें छोटे ई की मात्रा होगी और कि शब्द के पहले एक पूरा वाक्य होगा और कि शब्द के बाद भी एक वाक्य पूरा होगा। कहीं कहीं यह गायब भी हो सकता है। उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह नहीं है। यहाँ पर जिसे शब्द का प्रयोग करके आश्रित उपवाक्य बनाया गया है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं यह विशेषण उपवाक्य है। वह नहीं है यह शब्द मुख्य वाक्य है। यह वही लड़का है जिसे पुरस्कृत किया गया। यह वही लड़का है, यह मुख्य वाक्य है और जिसे पुरस्कृत किया गया यह विशेषण उपवाक्य है। जिसमें बुद्धि होती है वही जीतेगा। वही जीतेगा मुख्य वाक्य है। जिसमें बुद्धि होती है यह विशेषण उपवाक्य है, जिसमें शब्द का इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। जिससे तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन हो वही काम करना। वही काम करना मुख्य वाक्य है। जिससे तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन हो यह विशेषण उपवाक्य है, जिससे शब्द से इसे आश्रित विशेषण उपवाक्य बनाया गया है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह तीसरा आश्रित उपवाक्य है। वाक्य में आने वाले जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे अर्थों में जब कंडीशनल वर्ड किसी वाक्य में आए तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जब तब एक साथ आए। जिस वाक्य में ज्यों त्यों एक साथ आए, जैसा वैसा एक साथ आए, यदि तो शब्द एक साथ आए, यद्यपि तथापि एक साथ आए। क्रिया विशेषण का उदाहरण, वह जैसे ही स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट गई। यहाँ जैसे ही शब्द लिखा है लेकिन वैसे ही शब्द नहीं लिखा है। यह आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि जैसे के साथ वैसा शब्द का प्रयोग होता है। वह जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट गई। जैसे और वैसे शब्द आने के कारण यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जितना अधिक परिश्रम से पढ़ोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। यहाँ पर जितना और उतना शब्द का आपस में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये कंडीशनल वर्ड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। जितना लिखेंगे तो उतना भी लिखना पड़ेगा और इस कारण यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है।
जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा और वैसा। ये वाक्य होने के कारण, एक कंडीशनल वाक्य होने के कारण ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। जो ही उसने अपना कर्म किया त्यों ही उसकी झोली भरती गई। ज्यों और त्यों शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। परीक्षा में आपको वाक्य दे दिए जाएंगे। पहला प्रश्न ये हो सकता है उसमें कि वाक्य पढ़ करके ये पता लगाइए कि ये कौन सा वाक्य है। दूसरा यह भी हो सकता है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो चलिए जानते हैं सरल, मिश्र और संयुक्त को पहचानने का तरीका क्या है। पहला, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक या दो कर्ता हो सकते हैं, अर्थात काम करने वाले होते हैं, परंतु क्रिया हमेशा एक ही होती है। अब इसे पहचानने का तरीका क्या है। इसमें कर, करके, ही, के लिए आदि शब्द आ सकते हैं और इनके आने पर आप समझ सकते हैं कि इसमें सरल वाक्य है। और ये भी है कि ये आसान होता है, ये सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, दो वाक्य जुड़े होंगे इसमें और इनको जोड़ने का कार्य कुछ शब्द करेंगे, जैसे और, इसलिए, क्योंकि, या, ताकि आदि। या भी ये भी समझ सकते हैं कि मिश्र वाक्य के जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनके अलावा जो भी योजक शब्द आएंगे वो सारे के सारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तीसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, जो कंडीशनल वर्ड होते हैं उनसे, या फिर अभी मैंने आपको संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य कि जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य को मिश्रित वाक्य में आते हैं, जो एक दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य पहचानने का तरीका। वाक्य भेद से दो ही तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो है, इसे एक वाक्य दे दिया जाएगा आपको और आपको पहचानना होगा वह सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। और दूसरा कि वाक्य का रूपांतरण, चाहे वो सरल का मिश्र में हो या मिश्र का संयुक्त में हो। जब आपको सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना हो या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना हो, रूपांतरित करना हो, तो आपके पास तीन ऑप्शन। पहला, संज्ञा उपवाक्य, जिसको कि शब्द से आप दो वाक्यों को जोड़कर बना सकते हैं। दूसरा, विशेषण। विशेषण उपवाक्य में ज परिवार अर्थात जिसने, जिसको, जिससे, जिसका, जिसने इत्यादि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए आप ज परिवार शब्द याद रखेंगे। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य के द्वारा, जब कंडीशनल वर्ड आएंगे, जब, तब, यद्यपि, तथापि, ज्यों, त्यों, जैसा, तैसा इत्यादि। अर्थात मिश्र वाक्य आप जब भी बनाएंगे तो के, जे, सी याद रखेंगे। के से की, जे से ज परिवार और सी से कंडीशनल वर्ड। इस तरह से आपको मिश्र वाक्य हमेशा याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि वाक्य का रूपांतरण कैसे करते हैं। रूपांतरण मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। इसलिए यहाँ मैंने सरल वाक्य लिए हैं और मिश्र वाक्य में आपको इसको परिवर्तित करना है। पहला है, सूर्योदय होने पर अंधेरा गायब हो जाता है। मिश्र वाक्य में जैसे शब्द का प्रयोग करके हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ, अंधेरा गायब हो गया।
दूसरा, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए। मिश्र वाक्य में जैसे ही बच्चों ने नाश्ता किया वैसे ही विद्यालय गए। तीसरा सरल वाक्य देखते हैं, मिठाई वाले को पानी दे दो। मिश्र वाक्य में जो मिठाई वाला है उसे पानी दे दो। इसमें एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी आप किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित कर रहे हैं, उसकी मीनिंग, उसका अर्थ बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चौथा, प्रथम आने वाले को पुरस्कार मिलेगा। मिश्र वाक्य में जो प्रथम आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पांचवा सरल वाक्य, रूपा नौकरी करना चाहती है। मिश्र वाक्य में रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। यहाँ कीवर्ड से आपने वाक्य को जोड़ दिया। छठवां, परिश्रम करने वाला सफल होगा। मिश्र वाक्य में जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। सातवां, मैं परिश्रम करके सफल होता। मिश्र वाक्य में यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता। इस तरह से आप सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में परिवर्तित कर दे सकते हैं के जे सी की मदद से। दूसरे तरीके का वाक्य रूपांतरण लेते हैं। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। पहला, मोहन घर आया और टीवी देखने लगा। यहाँ और शब्द है, इसकी वजह से संयुक्त वाक्य है ये। हम इसको परिवर्तित करेंगे तो मोहन घर आकर टीवी देखने लगा। आकर शब्द लगाने से यह एक वाक्य हो गया और अर्थ का परिवर्तन भी नहीं हुआ। दूसरा, रामलाल ईमानदार है इसलिए इज्जत पाता है। सरल वाक्य में ईमानदारी के कारण रामलाल इज्जत पाता है। यहाँ के कारण शब्द लगाकर हमने इसको सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया। तीसरा संयुक्त वाक्य, पैसे दो और खाना खाओ। सरल वाक्य में पैसे देकर खाना खाओ। यहाँ देकर शब्द करने से वाक्य सरल हो गया और दो वाक्यों को हमने एक वाक्य बना दिया। चौथा, जब 4 दिन गांव में रहा और वह 4 दिन गांव में रहा और सबका प्यारा बन गया। सरल वाक्य में वह 4 दिन गांव में रहकर सबका प्यारा बन गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो वाक्यों को एक वाक्य बनाने का काम सरल वाक्य में किया जाता है और कितनी आसानी से आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बोर्ड की दृष्टि से अतिरिक्त जानकारी। अब इसमें समुच्चय बोधक के 2 प्रकार देखते हैं, जिसे कंजंक्शन कहते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। समानाधिकरण कहाँ होता है? जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तथा इनमें तथा, अगर, मगर, किंतु, परंतु, अर्थात, अन्यथा, इसलिए, अतः, ताकि जैसे शब्द आते हैं तो ये सभी संयुक्त वाक्य के शब्द बन जाते हैं। संयुक्त वाक्य में इनका प्रयोग हुआ करता है। दूसरा देखते हैं व्याधिकरण। व्याधिकरण जहाँ मिश्र या मिश्रित वाक्य होते हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। इनमें ताकि, यद्यपि, तथापि, की, वरना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप याद रखेंगे कि समानाधिकरण
समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है और व्यालीकरण शब्दों का प्रयोग मिश्रित या मिश्र वाक्य में होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संयुक्त वाक्य में भी हैं और वे मिश्र वाक्य में भी हैं, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य? यह आपको वाक्य देखने पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको। उसने रात दिन मेहनत की ताकि वह सफल हो सके। यहाँ ताकि शब्द से पहले का वाक्य आप ध्यान से देखें। इसमें लिखा है उसने रात दिन मेहनत की। ये एक पूरा वाक्य है। दूसरा वाक्य है इसमें वह सफल हो सके। ये वाक्य भी पूर्ण वाक्य है। इसको ताकि शब्द से जोड़ा गया है और दो ये स्वतंत्र वाक्य हैं, इस कारण इसे एक शब्द से जोड़ा गया ताकि, और इस कारण ये संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं। वह जल्दी जल्दी लिख रहा है ताकि काम पूरा हो सके। वह जल्दी जल्दी लिख रहा है ताकि से पहले का वाक्य है वह जल्दी जल्दी लिख रहा है। अब उसके लिखने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिसकी वजह से वह जल्दी जल्दी लिख रहा है। इसका मतलब कोई और भी वाक्य इसके साथ जरूर अटैच होगा और परिणाम पता चलेगा। क्यों लिख रहा है? ताकि काम पूरा हो सके, ताकि उसका किया हुआ काम पूरा हो सके, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। इस कारण यह मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित लगे, डिपेंडेंट लगे, तो इसका मतलब है कि वह मिश्र वाक्य है। संभवतः आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पूर्णतः समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो प्रश्न करके अवश्य